नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूँ सतना के करसरा निवासी ओम पांडे जी से। चंद्रयान 3 की सफलता केवल देश ही नहीं विदेश में भी आज धूम मचा रही है। इस चंद्रयान मिशन में एक सबकी सफलता में महती भूमिका अदा करने वाले ओम जी से आज हम चर्चा करने वाले हैं। ओम जी, ये बताइए कि आपकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ से हुई थी और आप क्या है आगे? जी, मैं चूँकि मैं मेरा जो जन्म हुआ था वो सतना के करसरा गाँव में हुआ था। तो मेरी जो प्राथमिक शिक्षा हुई थी वो उसी गाँव में हुई थी और मैंने 8वीं तक की पढ़ाई उसी गाँव में रहकर किया था। सर, आपने 8वीं तक की पढ़ाई वहाँ से की थी, सरकारी स्कूल थी। उस समय काफ़ी परेशानियाँ भी आपको आई होंगी। किस तरह की परेशानियाँ थी उस समय जो आप प्राथमिक शिक्षा पढ़ाई कर रहे थे? जी, चूँकि जब हम गाँव में रहते हैं तो हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पाती है। कई बार बिजली की समस्या हो गई और उसके अलावा कई बार अच्छे शिक्षकों की उपलब्धता और अच्छी बुक्स की अवेलेबिलिटी। उसके अलावा जब हम घर में होते हैं तो घर में बाकी जो काम होते हैं गाँव में जैसे खेती-बाड़ी वगैरह हो गया, सब में आपको सहयोग करना पड़ता है। तो सबके बीच एक जब आप एक मेहनत करना और पढ़ाई करना एक डेफ़िनेटली एक थोड़ा टफ़ टास्क होता है, बट वो अल्टीमेटली अंदर से कुछ जुनून था तो मैंने वहाँ पे पढ़ाई किया। ऐसा कहा जाता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई का स्तर बहुत सही नहीं रहता। आप सरकारी स्कूल में पढ़े, आपने इंजीनियरिंग भी की, आज आप इसरो में भी हैं। तो आपकी प्राथमिक शिक्षा और अब तक के सफ़र के बारे में कुछ बताइए? जी, मुझे वही लगता है कि अगर किसी को अंदर से ये रहता है कि मुझे कहीं आगे बढ़ना है, आगे पढ़ के आगे निकलना है, तो ये सब मैटर नहीं करता है कि आप हिंदी मीडियम से हैं या आप किसी स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि आजकल तो इतना सारा चीज़ें अवेलेबल हैं ऑनलाइन, आजकल चीज़ें और आसान हो चुकी हैं मेरे हिसाब से। तो अगर कोई चाहे तो डेफ़िनेटली आगे बढ़ सकता है। आपने इंजीनियरिंग कहाँ से की थी? मैंने अपना 12th क्लास सतना से करने के बाद मैंने इंदौर में जो IET-DAVV एक कॉलेज है, मैंने वहाँ से अपना इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच में किया था। आप यहाँ ये बीई करने के बाद आपका आईआईटी कानपुर में चयन हुआ था, तो ये चयन कैसे हुआ था आपने? क्या? मैं अपने कॉलेज के दौरान ही मैं गेट एग्ज़ाम एक होता है, जिसके बेसिस पे अगर आप अच्छी रैंक लेके आते हो तो आपका आईआईटी में एमटेक में एडमिशन होता है। तो मैंने 4th ईयर में अच्छी रैंक लेके आया था, तो मुझे उसके बेसिस पे आईआईटी कानपुर में एमटेक में एडमिशन मिला था। गेट की परीक्षा काफ़ी कठिन मानी जाती है। इसकी तैयारी आपने कितने प्रयास में इसे निकाला था? मेरा ये पहला प्रयास ही था, मैं 4th ईयर में ही मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो चूँकि मैं इसकी तैयारी खुद से कर रहा था और मैं 2 साल इसको मैंने तैयारी किया 3rd और 4th ईयर में। तो चूँकि उसमें जो सिलेबस होता है वो बेसिकली आपका इंजीनियरिंग सिलेबस होता है, तो हम जो खुद से क्लास में पढ़ते थे उसी के हिसाब से मैंने खुद से तैयारी किया और फिर मैं सफल हुआ इसमें। आप कितने घंटे की तैयारी करते थे गेट की और कैसी तैयारी करनी चाहिए? मैं कम से कम पर डे 8 घंटे इसको लगातार पढ़ता था और मेरा ये प्रयास हुआ करता था कि मैं इसमें कभी ब्रेक लेके ना आऊँ और मेरी पढ़ाई रेगुलर रहे और उसके अलावा मैं प्रीवियस से क्वेश्चंस लगाया करता था और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच पे मेरा ज़्यादा फोकस था। बिना कोचिंग के आपने गेट की परीक्षा पहले प्रयास में ही पास की थी, लेकिन अधिकतर युवा ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी समय से तैयारी करते हैं गेट की, लेकिन नहीं निकाल पाते। आप क्या कारण मानते हैं? मुझे लगता है कि कहीं न कहीं एक ये चीज़ मिसिंग होती है कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जाने वाला है। आपको ये क्वेश्चन देखना पड़ता है कि पहले कैसे क्वेश्चन्स आ रहे हैं और आपको किस तरह से तैयारी करनी है। तो एक एक होता है कि एक रेगुलर स्टडी होना चाहिए और एक मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए। चलिए, गेट आपका निकल गया, आप आईआईटी कानपुर में चले गए। यहाँ अब आपकी कैसे रही? आपकी शिक्षा कैसा रहा? जी, आफ्टर गेट मैं आईआईटी कानपुर में जब मैं गया तो वहाँ डेफ़िनेटली एक अलग माहौल मिलता है, एनवायरनमेंट मिलता है क्योंकि वहाँ पे एक वर्ल्ड क्लास लैब्स होती हैं, वर्ल्ड क्लास टीचर्स होते हैं, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ होती हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ होती हैं। तो एक ऑल टुगेदर एक डिफरेंट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है और आपके कलीग्स ऐसे बनते हैं, आपके ऐसे फ्रेंड सर्कल बनता है, जो एक आपको एक ओवरऑल ग्रो होने में हेल्प करता है। तो वहाँ से पढ़ के एक डेफ़िनेटली मुझे अंदर से एक मोटिवेशन, एक अंदर से कॉन्फिडेंस आया कि यहाँ से पढ़ के निकल के मैं और अच्छा कर जाऊँगा अपनी लाइफ़ में। स्कूली शिक्षा आपकी हिंदी मीडियम में हुई थी और फिर आप आईआईटी गए जहाँ की इंग्लिश से ही अधिकतर बोली और पढ़ी जाती है। फिर आपने कैसे एडजस्ट किया? जी, निश्चित तौर पर मेरी चूँकि पूरी एजुकेशन जो फर्स्ट फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक थी, वो पूरा मेरा एमपी बोर्ड हिंदी मीडियम में हुआ था। तो निश्चित तौर पर जब मैं कॉलेज में गया तो फर्स्ट ईयर में मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आई क्योंकि वहाँ पे चीज़ें पूरा इंग्लिश में होता है और मेरा पूरा मीडियम हिंदी था। तो कई बार मतलब समझने में बहुत दिक्कत हुआ करता था। फिर चूँकि ये था कि मुझे अब करना तो ऑप्शन तो कुछ था नहीं, करना तो वही था। तो फिर मैंने पूरा फ़ोकस किया और मल्टीपल टाइम्स चीज़ों को और समझने का ट्राई किया, बहुत टाइम दिया। तो कहीं न कहीं तब जाके मुझे थोड़ा-सा चीज़ें आसान लगीं और फिर मैं इसमें अच्छा कर पाया।
आईआईटी करने के बाद आपने प्राइवेट जॉब भी किया था, आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बने थे, इसके बारे में कुछ बताइए। जी, मेरा एमटेक के बाद जैसे ही कॉलेज में मैं आईआईटी कानपुर में था, तो वहाँ से मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था। तो मैं मुंबई में एक कंपनी में वहाँ मैंने 9 से 10 महीने की वहाँ पे मैंने जॉब किया। फिर उसके कुछ टाइम बाद मेरा जो सिलेक्शन था वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ। वहाँ भी मैंने 9 से 10 महीने के आसपास मैंने टीचिंग किया। और इसके दौरान क्योंकि मेरी जो तैयारी थी वो इसरो के लिए मैं कर रहा था, तो मेरा सिलेक्शन इसरो में हो गया और फिर मैं 2018 में इसरो ज्वाइन किया। इसरो की तैयारी काफ़ी लोग करते हैं, तो आपने भी की थी, आपका पहले प्रयास में हो गया था, तो कैसे तैयारी की थी आपने? जी, बेसिकली इसरो का जो एक सिलेबस है उन्होंने अपनी उसमें दिया हुआ है, तो वो जो सिलेबस है वो बेसिकली गेट का सिलेबस प्लस कुछ अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। वो पूरा एक सिलेबस पूरा पढ़ना पड़ता है। उसके बाद ही आपका एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, इसरो खुद करवाता है। वो टेस्ट आप निकालते हैं, फिर आपका इंटरव्यू होता है। इसके बाद ही आपका सिलेक्शन उसमें क्लियर होता है। इसरो में तकरीबन कितने लोग फॉर्म भरते होंगे और कितने लोगों का सिलेक्शन होता होगा? मेरे हिसाब से इसरो में कम से कम 30 to 40,000 स्टूडेंट्स फॉर्म भरते होंगे। और नंबर ऑफ सीट्स कितनी उस टाइम पे अवेलेबल है, वैकेंसीज कितना है, उसके हिसाब से उसमें सिलेक्शन होता है। आपका किस पद पर चयन हुआ था? मेरा जो सिलेक्शन हुआ था वो साइंटिस्ट सी के पद पे हुआ था। आपको 4-5 साल हो गया इसरो में काम करते हुए, अब तक का आपका अनुभव कैसा है? जी, निश्चित तौर पर इसरो में काम करने का अनुभव एक बहुत ही अतुलनीय अनुभव है, क्योंकि मैं मुझे लगता नहीं मैं कहीं और जॉब कर रहा होता तो आज मैं अपने आप पे और अपने सभी लोग मुझ पे इतना गर्व फील कर रहे होते, क्योंकि ये एक ऐसा जॉब है जहाँ पे आप एक देश का एक गौरव जुड़ा हुआ है। तो मेरा बहुत ही अच्छा अनुभव रहा इसरो में काम करने का। चंद्रयान थ्री चंद्रयान थ्री की जो सफलता है उसमें भी सभी का योगदान है, आपका भी निश्चित रूप से योगदान है। तो इसके बारे में बताइए, आप क्या करते थे, मतलब क्या देखते थे उस टाइम चंद्रयान थ्री में? बेसिकली चंद्रयान 3 में मैं एक ऐसी टीम का हिस्सा था जो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल से संबंधित है। तो चंद्रयान जब अपने अर्थ ऑर्बिट से मून ऑर्बिट में जाता है, तो जितना भी आपका मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल था उसमें मेरा एक छोटा सा मैं उसमें एक पार्ट था। और अल्टीमेटली बस वही है कि एक एक ऐसा प्राउड मोमेंट होता है कि ऐसा जगह काम करने का मौका मिला। जी। तो भैया ये बताइए, कैसा कुछ मानसिक दबाव भी रहता रहा होगा सभी का कुछ उस टाइम जी, पे जब? आप अब देखिए, जब भी कभी जैसे लैंडिंग वाला दिन था तो 23 अगस्त मॉर्निंग से ही हर जगह जी। पूजा हवन और इवन स्कूल्स में स्क्रीनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इतना बड़ा जब एक मोमेंट है जो एक कंट्री का प्राउड जुड़ा हुआ है, तो थोड़ा बहुत प्रेशर तो होगा ही। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक, क्योंकि हम इतना टीम इतना सब टेस्टिंग करती है हर चीज़ को करने से पहले। और वहाँ पे जब हम काम करने का इतना एक्साइटमेंट होता है तो ये प्रेशर का लेवल थोड़ा कम होता है कंपेयर टू हमारा एक्साइटमेंट एंड एनर्जी। अच्छा, वो काम कैसे होता है, मतलब 24 घंटे काम रहता है या कैसे? जी, ये ट्रैकिंग वाला काम है, चूँकि आप चाहोगे कि आप 24/7 ट्रैकिंग करें, तो ये जो पूरा काम है ये 24/7 चलता है और इसमें डिफरेंट डिफरेंट टीम्स काम करती हैं। अच्छा, अब आपके भविष्य की योजना क्या है? आप क्या करना चाहते हैं? इसरो में तो आप हैं ही, और कुछ सोचा हो जी, मैं आपने? मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि आगे जितना मुझे सौभाग्य मिले, जितने अच्छे मिशन में काम करने का, मैं उसका एक पार्ट रहूँ और मैं और अच्छे से अच्छा अपने देश के लिए कुछ कर पाऊँ। अच्छा, जो गेट की तैयारी कर रहे हैं या जो इसरो में जाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसे तैयारी करें, क्या करें वो? मैं सभी के लिए यही बोलना चाहूँगा कि आप अगर गेट एग्ज़ाम करके एमटेक करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर जो कॉलेज का आपका सिलेबस है, आप उसको अच्छे से पढ़िए और मोस्टली आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने पे फोकस करिए और मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करिए। वही एक ऐसा एक मीडियम है जिससे आपका सिलेक्शन हो सकता है गेट में अच्छी रैंक पे। अच्छा, बहुत सारे काफ़ी समय से बच्चे तैयारी करते हैं, चाहे इसरो हो, गेट हो या कंपटीशन की तैयारी हो, लेकिन कुछ साल तैयारी करने के बाद परेशान हो जाते हैं, हताश और निराश हो जाते हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि आप कभी भी हताश और निराश मत होइए, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम का सिलेक्शन कई बार एक बार में नहीं मिल पाता है। क्योंकि बिल्कुल। आप इतना ये पता होता है कि फेलियर एक ऐसा रास्ता जो आपको बताता है कि कैसे आगे बढ़ना है। तो उससे सीखने की ज़रूरत होती है और बार-बार आप जब ट्राई करते हैं तो निश्चित तौर पर एक ना एक दिन आप ज़रूर सफल होते हैं। आप तो प्रेरणा हैं, क्योंकि आपकी प्राथमिक स्कूल की शिक्षा एक सरकारी स्कूल से हुई, आज आप इसरो में हैं। तो निश्चित रूप से आप प्रेरणा के स्रोत हैं कि एक सरकारी स्कूल हिंदी मीडियम से पढ़कर कितना संघर्ष करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि अगर संघर्ष और मेहनत से काम किया जाए तो कहीं भी सफलता पाई जा सकती है। जी, बिल्कुल, मेरा तो एक ही कहना रहेगा सभी को और इवन मैं अपने जीवन में इसी चीज़ को लेके चलता हूँ कि अपने अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ मोटिवेशन और एक जिद और जुनून, अगर ये 3-4 चीज़ें हैं अपने अंदर तो कोई भी लक्ष्य छोटा नहीं है। चीज़ें थोड़ा देरी से मिल सकती हैं लेकिन एक दिन मिलेंगी ज़रूर। धन्यवाद सर।